तो आज की विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल इस वक्त चल रहा है, क्वेश्चन आवर, और इसके बाद फिर 12 बजे जीरो आवर के बाद ही 12:30 बजे बजट पेश होगा कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार का। ये तीसरा बजट होगा और यूं अगर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 21वां बजट आज पेश होने जा रहा है। तो बहुत से लोगों की अपनी उम्मीदें हैं विकास के लिए, किस तरह की सौगात किस इलाके को मिलने वाली है, स्कूल से लेकर जो है हेल्थ, और इसके साथ ही कृषि से लेकर बाकी और विकास के काम, सड़कों से लेकर बाकी और जगहों पर कहाँ क्या एलोकेशन होंगे, प्रदेश का विकास आगे कैसे होगा, जो बाकी और योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसमें किस तरह के प्रावधान होंगे, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। बहरहाल इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप दोनों लोगों का। और कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर रमेश वर्लियानी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। रमेश वर्लियानी जी, देखें अब चुनाव तो 2023 में होना है, तो ये चुनावी बजट तो मुमकिन है कि नहीं ही होगा, लेकिन कोरोना संकट के दौरान विकास को कैसे फिर से छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा विकास के काम हो, अब उसमें एजुकेशन से लेकर स्कूल हैं और एक अहम मसला कृषि का है, तो क्या इस वक्त सरकार सोच रही है जो तमाम चुनौतियां हैं आर्थिक मोर्चे पर, उससे निपटने की तैयारियां क्या हैं? आज का ये जो बजट आने जा रहा है इसे हम कैसे देखें? एक विकास को लेकर कोई एक रोड मैप पेश करने की कोशिश होगी उस अर्थव्यवस्था के लिए, उस राज्य के लिए जिसने देश भर के साथ साथ दुनिया भर के साथ साथ उसने भी कोरोना के संकट को झेला है। और हमारा एक साल तो कोरोना संकट में ही निकल गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो विजन है, तो शुरू से ही ये विजन है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 70 से 80% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर करती है और खेती से ही रोजगार मिलता है, खेती से ही अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। और इस बात की हमें प्रसन्नता है बताते हुए कि मुख्यमंत्री जी ने पहले साल से ही जो हमारे जन घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने का वादा किया गया था, उस पर अमल करने का काम शुरू किया है। पहले बजट में हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ किया, उनके सिंचाई टैक्स माफ किए और 2500 रुपया क्विंटल की दर से धान खरीदी का हमने जो वायदा था उसको निभाने का काम किया है। पहले साल भी किया, दूसरे साल भी किया। दूसरे साल भले ही केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप समर्थन मूल्य से अतिरिक्त मूल्य नहीं दे सकते हैं, तो उसका बीच में रास्ता हमारी सरकार ने ये निकाला कि समर्थन मूल्य और 2500 के बीच जो अंतर की राशि है उसको राजीव न्याय योजना के माध्यम से हम लोगों ने देने का काम किया है। तो वो योजना है। तो मुझे विश्वास है कि इस बजट में भी किसानों को कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बैकलॉग हुआ है उसके लिए भी प्रयास नए सिरे से होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान इसलिए दिया जा रहा है कि कोरोना के बाद भी ये चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। लेकिन और भी बहुत से वादे आपने किए थे, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने का हो और जिन्हें रोजगार ना मिल रहा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का हो, और भी अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग वादे आपकी तरफ से किए गए थे, उसको लेकर सरकार कहां तक पहुंची है? बहरहाल इस वक्त नवीन मार्कंडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका भी। तो वर्लियानी जी प्लीज जरा इस पर बता दें। रोजगार के मामले में भी जो हमारी नरवा गरवा घुरवा वाली योजना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली, मकसूद जी, लोग पहले जब हम लोग गोबर खरीदी की बात करते थे, लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि नितिन गडकरी जी ने भी गोबर के प्रोडक्ट से पेंट बनाने का काम जो है उसको अमली जमा पहनाया है। अब स्थिति यह है कि हम तो 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रहे हैं। गडकरी जी का कहना है कि आगे चल के ये जो गोबर है ये 8 से 10 रुपए किलो के भाव के से खरीदा जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएं हमने पैदा करने का काम किया है। विशेष रूप से आदिवासी अंचल में जो लघु वनोपज है, पहले 7 लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पे खरीदते थे, अभी हम लोगों ने उससे 17 वस्तुओं को पूरा जोड़ दिया है और लघु वनोपज के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उनका
वैल्यू एडिशन करने का काम कर रहे हैं। जो हमारा काजू बस्तर का 100 रुपए किलो बिकता था, प्रोसेसिंग के बाद कम से कम जो 500 रुपए किलो में बिक्री हो रही है। इमली यहाँ से कच्चा इमली ऐसी चली जाती थी, हम इमली पाउडर बनाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी लघु वन उपज है उसको वैल्यू एडिशन के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको दे रहे हैं। जी, सरकार के इस तीसरे बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको, ऐसे वक्त में जबकि केंद्र का बजट हम देख चुके हैं, ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के संकट से अर्थव्यवस्था को उबारना एक बड़ी चुनौती है और आपको जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं उसके साथ साथ आपको विकास भी करना है? जी, बहुत बहुत सही आपने प्रश्न किए हैं। वाकई छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनको इस सरकार से अपेक्षा है, बहुत ज्यादा अपेक्षा है। इसी कारण जब विधानसभा चुनाव जब पिछले समय हुआ तो बड़ी तादाद में कांग्रेस को जिताकर लाए और इनकी सरकार बनाए। दूसरी चीज एक तरफ है कि जो 2 वर्ष ढाई वर्ष कहें, 2.5 वर्ष जो अभी बीता है उसमें सभी सेक्टर में निराशा हाथ लगी है। अभी तक के जैसे 2 वर्ष की जो बजट हम देखेंगे तो ये बजट को एक तो प्रावधान जिस गति पर करना चाहिए, जैसे पर कैपिटल इनका जो है डाउन हुआ है इस समय, वो घटा है। फिर बजट का एक तरह से आधे से ऊपर का हिस्सा यहाँ आपका चला जा रहा है कर्ज लेने में। तो कर्ज इनका बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, बजट को आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं और कर्ज को बढ़ा रहे हैं। तो ये इनकी लगभग 6,000 करोड़ जो है उसमें चुकाने में चला जा रहा है, ब्याज केवल चुकाने में चला जा रहा है। दूसरी तरफ और कहें कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी पूरे कर्मचारी अधिकारी अभी तक निराश हताश परेशान बैठे हुए हैं। फिर वहीं अगर किसानों को करके कहें तो किसानों का अगर 2,000 करोड़ रुपए का उनका कर्ज माफ करने का था तो इनने उसको उस लेवल में कर्ज माफ नहीं किया। यहाँ लगभग 500 करोड़ रुपया उसका बजट रखते हैं। तो भाई आप 2,000 करोड़ का आपका कर्ज है और 5,000 करोड़ का आप बजट रखेंगे तो कैसे उसको कंप्लीट कर पाएंगे? वैसे ही विकास नामक जो चीज है, जब कांग्रेस के लोग हमारी जब सरकार थी तो उस समय एक चिड़िया ढूंढते थे, विकास की चिड़िया, लेकिन आज वो विकास की चिड़िया तो इनका गायब हो गया है। एक भी चिड़िया यहाँ नहीं है, ना ही कहीं वर्किंग कर पा रहे हैं। तो ये जो है ना विकास की ओर जा रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात, उनको रोजगार देने की बात इनका खोखला साबित हो गया है। किसानों का खोखला साबित हो गया है। किसानों को ये पिछले जो इनके 2,500 की अंतर की राशि देने का था वो इस समय भी नहीं दे पाए हैं। महिलाओं के जो विकास के लिए उनके छोटे छोटे समूहों को लिए उनको जो राशि उपलब्ध कराना था, उनको व्यापार से जोड़ना था, वो भी इसने नहीं कर पाए, ना ही उनके कर्ज माफ कर पाए। तो इस तरह से अगर देखे जाए, सुरक्षा को भी देखें तो सुरक्षा के सेक्टर में इन तमाम पॉइंट्स पर एक सुरक्षा नहीं। प्रोफेसर स्वामी, एक रिएक्शन आपका इन तमाम पॉइंट्स पर। देखिए, बढ़ता कर्ज का बोझ वो सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। कुछ पुरानी सरकार कर्जा छोड़कर गई थी और नई सरकार को भी बाकी और कामों के लिए कर्ज लेना पड़ा है। हालांकि जीएसटी का जो बकाया केंद्र पर है वो एक अलग मसला है, लेकिन इन सब के बीच आप कैसे, आपको विकास भी तो करना है, आपको कल्याण भी करना है, लेकिन आप को अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बढ़ाना है, आपको अपनी आय बढ़ाना है, तभी आप खर्च कर पाएंगे। ये कैसे बढ़ेगी आय? देखिए, वास्तविकता में अगर बृहद परिवेश में आप समझें, अगर देश की जीडीपी 0 हो जाए, आज इस वर्ष में हमारी -8% की है, बिल्कुल संभावना है, और अगले साल हम 11-12% की बात कर रहे हैं। इसका माने 100 से घट के 92 हुई, और 92 का 12% होता है 102, और 3% का इन्फ्लेशन है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, युवा वर्ग जो MBA इंजीनियरिंग करता है उसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। अगर आपकी जीडीपी कांस्टेंट हो जाए और आपकी पूरी अर्थव्यवस्था केवल एग्रीकल्चर के 3.5% की वजह से इस क्वार्टर में 0.4% के पॉजिटिविटी में आए, जिसमें टैक्स कलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जीडीपी स्टैग्नेंट है, आपके टैक्स कलेक्शन कम हो गए हैं।
जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि केवल इस समय इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का जो कुशन आपको मिला है उसकी वजह से आप विकास कार्य कर पा रहे हैं। ये जो युवाओं की अपेक्षाएं हैं, और देखिए हम हमारे जैसे सीनियर सिटीजन हैं, 8% से 6% का इंटरेस्ट रेट हो गया, तो जिन लोगों की पूरी जमा पूंजी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में लगी है उनकी भी पावर कम हो गई। अभी जो जीडीपी की आप 0.4% की बात कर रहे हैं वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेटा आएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो बेसिक इशू क्या है, देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था केवल औद्योगिकीकरण से होगी और एग्रीकल्चर को इस औद्योगिकीकरण से जोड़ने में होगा। तो मेरा निवेदन ये है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार का जो बजट आने वाला है, अगर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्ट्रॉन्ग करें, अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट पे पैसा खर्च करें, जिससे जो उसका उत्पाद है उसका दाम उसको लाभकारी मूल्य मिल जाए और हम जैसे उपभोक्ताओं को वो चीज कम दाम पे और बिचौलियों के पास पैसा ना जाए, ये व्यवस्था अगर राज्य सरकार करती है तो बेसिक इशू ये है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। विदेशी सरकारों की बात देखें, आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, सारे देशों में देखें, उन्होंने अपने उपभोक्ता के हाथ में पैसा दिया है। फिस्कल डेफिसिट की बात उन्होंने नहीं सोची है। अगर आपने कंज्यूमर के हाथ में, जैसे व्यापारी वर्ग की बात हो रही थी, उद्योग वालों की बात हो रही थी, अगर इन लोगों के हाथ में, उद्योगों में 6 महीने तक इनको नुकसान हुआ है, टूरिज्म को नुकसान हुआ है, आपको सहूलत देनी होगी, नुकसान हुआ है, राहत देनी होगी। अगर सबकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री कैसे प्रॉस्पर करेगी, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगा। तो ये इस समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार को एक आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है। आपस में दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ से हाथ मिला के चलने की आवश्यकता है। और सारा जोर, देश की पूरी प्राथमिकताएं अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, रोजगार का सृजन होना चाहिए, गरीब आदमी के हाथ में पैसा देना होना चाहिए, जिससे उसके हाथ में परचेसिंग पावर आए और देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगे। अभी जो स्थिति है उसमें सबको मिलजुल कर बैठकर सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर शर्मा। जी मकसूद जी। डॉक्टर शर्मा, प्रदेश सरकारों के सामने इस वक्त जो चुनौतियां हैं, केंद्र के साथ कितनी उनकी पटरी बैठ रही है, केंद्र की तरफ से कितनी उन्हें सहूलत मिल रही है, और वो अपने लोगों को, अपने प्रदेश के विकास के साथ साथ बाकी लोगों को क्या सहूलतें दें, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या है। और जीएसटी आने के बाद वैट आप पेट्रोल पर ले पा रहे हैं या एक दो चीज़ें और ऐसी हैं जो कि आप उससे रेवेन्यू अपना जनरेट कर पा रहे हैं। तो स्टेट के सामने जो चुनौतियां हैं, इस कोरोना के इस पैंडेमिक के बाद ये जो बजट आने जा रहा है, क्या इसको लेकर सोच क्या रहे हैं, सरकार क्या सोच रही होगी और उसको क्या करना होगा? मकसूद जी, जो करंट फिस्कल ईयर है, सेशन है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर दो ही राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसका करें तो 4.61 एग्रीकल्चर सेक्टर, 0.75% सर्विस सेक्टर। लेकिन जो मेजर सेक्टर है इंडस्ट्री सेक्टर, जिससे परचेजिंग पावर प्रदेश का बढ़ेगा, वो छत्तीसगढ़ का माइनस में है, मतलब 5.28% को श्रिंक होता दिखता है इस फिस्कल ईयर में। तो आने वाले बजट में अगर इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो प्रदेश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? वैसे भी अगर देखा जाए तो 1.77% इकोनॉमी डाउन होने की स्थिति में है, यानी जीडीपी, जो स्टेट डीजीपी है, जीडीपी है, वो कम होने की स्थिति में दिखता है। अब रही सही बात आप केंद्र के साथ सामंजस्य, आपने कहा जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ का सीधा सीधा प्रभाव आम पब्लिक से लेकर बड़े लोगों पर पड़ता है। अगर हम यहाँ पर राज्य सरकार, वैसे छत्तीसगढ़ ने जो वेट है, और आपने दूसरा कहा कि एक और सोर्स है वेट का स्टेट के पास, वो है लिकर। अगर आप इन पर, लिकर पर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पेट्रोल पर वेट लगातार, डीजल पर वेट बढ़ा, एलपीजी पर लगातार बढ़ाते जाएं, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आम पब्लिक पर पड़ता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र के द्वारा जो पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, वो बढ़े हुए दामों में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। अगर वेट में कहीं कोई थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नीचे की ओर आता है तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हालांकि राज्य सरकार अन्य राज्यों की तुलना में वहां अपने पेट्रोलियम पदार्थ कुछ
कुछ हद तक सस्ते बेच रही है, क्योंकि वहाँ बेड का जो रेट है वो कम है। अब ऐसी स्थिति में बात बचती है कि अब कहाँ पर क्या किया जा सके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा अगर इस बजट के माध्यम से दिया जाए तो बड़ा फायदा होगा। दूसरा कि जो पेंशन दी जाती है या जो नगद पैसे दिए जाते हैं आम पब्लिक को, हो सकता है कि वो इस बजट में देखने को कम मिले, क्योंकि ये बजट उस साइज का नहीं होगा जो पिछले 2 सालों में उन्होंने प्रस्तुत किया है पेंडेमिक के कारण। अब रही सही बात कि जो इंडस्ट्री लगे, अगर रोजगार का रोजगार। डॉक्टर शर्मा, आपको रोकना होगा, दरअसल मुझे कुछ रिएक्शन सुनवाने हैं पूर्व सीएम रमन सिंह के इस बजट को लेकर, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं रेणुका सिंह, उनकी भी एक रिएक्शन आया है, जरा इन्हें सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जब से ये सरकार आई है और 2 साल और करीब 2-3 महीने हो गए, यानी करीब 24 और 26 महीने से ज़्यादा हो गए, जो वित्तीय कुप्रबंधन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, जो स्टेट की आर्थिक हालत को दिवालियापन की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है। 36,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि कर्ज के बोझ में सिर्फ 26 महीने में डूब चुकी है सरकार। 26 महीने में। छत्तीसगढ़ का बजट अभी आने वाला है और मैं तो चाहती हूँ भूपेश बघेल जी से, उनकी सरकार से, कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जितने भी घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं की शुरुआत अभी हुई नहीं है। तो मैं तो चाहूँगी कि उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए इस बजट में कुछ अच्छा बजट आए ताकि लोगों का भला हो।